सो हम यूजर रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे थे बेसिकली। सो यहाँ पर हम सारा वर्क हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। सो उसके लिए हम WSL यूज करेंगे। WSL क्या होता है? WSL दैट इज विंडोज सब सिस्टम लाइनक्स, है ना। विंडोज सब सिस्टम लाइनक्स, उसके लिए विंडो विंडो आर प्रेस किया मैंने, टर्मिनल पर मैं गया या टर्मिनल पर गया और यहाँ जाके मैं डब्ल्यू एस एल लिख के अंदर जाऊंगा, ठीक है। WSL लिख के हम अंदर गए। थोड़ा सा ये से प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा, C: से आप कहाँ पर आ जाओगे, इस तरीके से आ जाओगे /MNT तक आ जाओगे। तो बेसिकली आप यू आर इनसाइड अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नाउ आई वांट टू गो इनटू द MNT डायरेक्टरी। और MNT डायरेक्टरी में आके अगर आप ls-l करोगे तो आपको अपनी डी ड्राइव दिखाई दे रही है। आपकी जो डी ड्राइव है, आपके जो विंडोज में जो C और D है ना, तो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? मेरा D के अंदर क्यूडोबे नाम से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये डी ड्राइव मेरी कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? MNT के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है अभी के केस में, है ना। देखो मैं कहाँ पर हूँ, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या होता है फुल फॉर्म PWD का सर? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। ये अपने को बोल बोल के याद करना है। डी ड्राइव में गया मैं, ls किया, CD क्यूडोबे वाले प्रोजेक्ट में गया, ls किया मैंने। और CD क्यूडोबे वाले प्रोजेक्ट में ls किया, कोड डॉट किया मैंने। और कोड डॉट करके मैं VS कोड एडिटर में स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये पर्टिकुलर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से मैं npm स्टार्ट करूंगा। पर्टिकुलर अपने इसमें npm स्टार्ट किया मैंने। और साथ साथ में हम अपना services.msc भी चेक करेंगे। विंडो आर services.msc मैंने चेक किया। मैं अपना सर्विसेज चेक करूंगा। कौन सी सर्विस चेक करूंगा? मैं अपनी पोस्टग्रेस की सर्विस चेक करूंगा, है ना। पोस्टग्रेस की मैंने अपनी सर्विस चेक करी, ये अभी रनिंग है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं बार बार बता देता हूँ कि भाई आप इसको प्रॉपर चेक करेंगे। उसके बाद मैं PG एडमिन यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। PG एडमिन हम यूज करेंगे, PG एडमिन 4 रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और इस एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। बिकॉज हम पोस्टमैन की APIs पे काम कर रहे हैं, सो पोस्टमैन भी मैं मुझे ओपन करना है। कौन सा टूल मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, सब ये अब बच्चों वाली बातें हो गई होंगी आपके लिए कि यार ये तो अब आगे बढ़ना है, ये किड्स वाली चीजें हैं, अपने से उससे आगे बढ़ना है बेसिकली। पोस्टमैन क्यों यूज कर रहे हैं सर, PG एडमिन क्यों यूज कर रहे हैं, डाटाबेस कहाँ है, कैसे इंस्टॉल किया, कैसे कनेक्ट किया, ये पिछले 1 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक ही क्लास को पीछे 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। ये मैंने पोस्टमैन स्टार्ट किया, पर्टिकुलर API का एंड पॉइंट ले लिया और ये PG एडमिन मेरा रहा, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक यूजर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करके बता दिया था, ठीक है ना। मैंने वैलिडेशंस भी बता दिए थे। ठीक है ना। ये आ गया पर्टिकुलर, और ये हमारा आ गया यूजर्स आ गया, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर की एंट्री मैंने कर दी थी और मैंने bcrypt के अंदर स्टोर करवा दिया था, ठीक है। इसमें हमें क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ये वाले कॉलम भी हमें चाहिए ही सही। बेसिकली यूजर कब रजिस्टर हुआ, अगले साल उसको बोलोगे कि भाई हैप्पी योर वर्क एनिवर्सरी या हैप्पी 1 ईयर इस प्लेटफॉर्म पे, आपको 1 ईयर हो गए। आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि भाई आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन का 1 साल हो गया है, तो भाई वो कैसे आप शो करोगे?
क्या आपने डाटाबेस में कहीं चीज मेंटेन कर रखी है क्या कि पर्टिकुलर यूजर जो रजिस्टर हो रहा है डेटाबेस में उसका टाइम आपने नोट किया है क्या? अभी के केस में नहीं किया, तो आप वो बता ही नहीं पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे। इसलिए क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट वाले कॉलम दो लास्ट में लेने चाहिए, जिससे कि हम यूजर का रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री भी रख सकते हैं कि भाई इस फलाने यूजर ने हमारे सिस्टम पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर कब रजिस्टर किया है। ये कैसे बता पाओगे आप? यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल में लास्ट में क्रिएटेड एट वाले कॉलम से, क्योंकि डाटाबेस में जैसे एंट्री जाएगी ये उस दिन का टाइम हम डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे, तो क्रिएटेड एट अपडेटेड एट अपने को लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैंने तो एक रूल बता रखा है कि भाई पहला वाला कॉलम आईडी और लास्ट वाले दो कॉलम क्रिएटेड एट अपडेटेड हर टेबल में ले लो, कोई सी भी टेबल बनाओ, कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओ, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। सो यहाँ पर हम क्रिएटेड एट अपडेटेड एट वाला कॉलम ले लेते हैं। सो क्या हमें कॉलम नेम मैनुअल लेना चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ से मैनुअल कॉलम्स भी बढ़ा सकता हूँ, पीजी एडमिन से मैनुअल कॉलम यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो आज मैं मैनुअल कॉलम यहाँ से, ये कॉलम पर गया, मैं राइट क्लिक किया, क्रिएट कॉलम। क्या मैं मैनुअल कॉलम बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप मैनुअल कॉलम पीजी एडमिन में बना रहे हो तो फिर उसको आपको स्कीमा के अंदर पुल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो कर सकते हैं, नो इश्यू। सो लेट्स क्रिएट वन कॉलम मैनुअल। मुझे, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। भाई हमारे पास यूजर्स टेबल है, यूजर्स टेबल में पहला वाला कॉलम क्या लिया मैंने? आईडी। और सेकंड लास्ट वाला हमें क्या लेना है? क्रिएटेड एट। और लास्ट वाला कॉलम क्या लेना है हमने? अपडेटेड एट। ये क्रिएटेड एट वाला मैं कैसे बना रहा हूं? मैनुअल। और अपडेटेड एट वाला मैंने कैसे बनाना है? प्रिज्मा के थ्रू, प्रिज्मा स्कीमा के थ्रू, है ना? तो दोनों ही अप्रोच अगर कर लोगे कि सर ने एक क्रिएटेड एट मैनुअल बताया तो आपको भी मैनुअल करना है, ताकि आप दिमाग से हर असाइनमेंट से कनेक्टेड हो पाए। यार हम अगर पीजी एडमिन में मैनुअल बनाएंगे तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है, और हम स्कीमा में लिखेंगे तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है। हर एक बेसिक बेसिक चीजों का हमें प्रैक्टिस करना है। सो क्रिएटेड एट वाला कॉलम में क्या करने जा रहा हूँ? मैनुअल बनाने जा रहा हूँ। मैनुअल मतलब पीजी एडमिन में जाना है, कॉलम्स वाले टैब पर जाना है, राइट क्लिक करना है, जो मैं कर रहा हूं वो आपको करना है। सीधी सी बात है। असाइनमेंट में स्क्रीनशॉट वो बताओगे सर आपने एक कॉलम आपने मैनुअल बनाया, ये मैंने भी मैनुअल बना दिया। एक कॉलम आपने ऐसे बना दिया तो मैंने एग्जैक्टली मेरे को फॉलो करना है। ठीक है? सो यहाँ से एक कॉलम में यहाँ से आपके सामने मैनुअल बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसको बोल देता हूँ क्रिएटेड एट। ठीक है ना? कमेंट में आप कमेंट में लिख लो। डेफिनेशंस में हम गए, डेटा टाइप ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्रिएटेड एट में आप डेट टाइम ले सकते हैं पर्टिकुलर। यहाँ से मैं डेट ले लेता हूँ। और है ना, यहाँ से हम डेट ले लेते हैं। ठीक है ना? और इसको मैंने कंस्ट्रेंट्स में गए, या वेरिएबल सिक्योरिटी एसक्यूएल कुछ ऐसा है, डेफिनेशंस और वैल्यूज में कहीं कुछ मिल जाए हमें, क्रिएटेड एट। ठीक है ना? और ये मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। तो क्या मेरे पास, अब यहाँ से आप देखना, मैं यहाँ से यूजर्स टेबल में गया, और ठीक है ना, क्या मेरा क्रिएटेड एट वाला कॉलम आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट में आ गया कि नहीं आ गया? ये कॉलम मैंने कैसे बनाया? मैनुअल। क्या इस कॉलम की जानकारी आपके प्रिज्मा स्कीमा को है कि नहीं? है ना? ये प्रिज्मा स्कीमा फाइल के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन यहाँ स्टोर हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर नहीं हुई ना? तो प्रिज्मा प्रॉपर काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। प्रिज्मा को हर डाटाबेस मॉडिफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका ओआरएम इंजन प्रॉपर काम करेगा। तो अगर आप मैनुअली डाटाबेस में एंट्री कुछ कर रहे हो, कुछ कॉलम वॉलम कुछ भी कर रहे हो, तो प्रॉपर उन एंट्रियों को वापस आपको क्या करना पड़ेगा? इधर प्रिज्मा के अंदर सिंक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पुल कमांड। सो विंडो आर प्रेस किया मैंने, सॉरी मैं टर्मिनल पर गया और सीएलएस किया, और npx प्रिज्मा प्रिज्मा db पुल ये कमांड मैंने चलाई, और देखते हैं मैं WSL में काम कर रहा हूं तो प्रॉपर मेरा कनेक्टिविटी कोई इशू तो नहीं आ रहा है। अगर ये फेल हो गया इसका मतलब शायद मेरा कनेक्टिविटी इशू आ रहा होगा, शायद चल जाना चाहिए। देखते हैं क्या दिक्कत है, या हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना? यहाँ पर नोटिस करना है, जैसे ये कमांड चलाओगे ना npx prisma db pull, यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि वो पर्टिकुलर आ जाएगा। कंट्रोल सी किया मैंने एक बार, कंट्रोल सी बहुत टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। मैं अभी विंडोज से ही कर लेता हूँ, कुछ दिक्कत आ रही होगी, मैं डायरेक्टली विंडोज से अपने प्रोजेक्ट को चला लेता हूँ। ठीक है ना? राइट क्लिक किया, ओपन इन टर्मिनल, और कोड का
मैंने किया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से चला रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने चलाना है। सो npx 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 प्रिज्मा npx प्रिज्मा db फुल कमांड मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर चलाई। npx, कोई npx का फुल फॉर्म बता सकता है? नोड पैकेज एग्जीक्यूट, नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है ना भाई। चीजें पता होनी चाहिए, नोड जेएस डेवलपर हो तो हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है फुल फॉर्म? नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है ना। एनपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है ना। मैनेजर। भाई एनवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? नोड वर्जन मैनेजर। भैया रट लो, क्या दिक्कत आ रहा है? मैनेजर, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप हम देखते हुए चल रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखो, शायद मेरा स्कीमा आ गया है, उसने वो चीज रिकॉग्नाइज कर ली कि आपने क्रिएटेड एट वाला लिया है। मैं स्कीमा को खोल के, ये एम का मतलब ये हो गया मॉडिफाई। एम का मतलब मॉडिफाई, कि उस फाइल में कुछ ना कुछ मॉडिफाई हो गया। और ये एम लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गिट की। क्योंकि गिट क्या काम करता है? आपके सॉफ्टवेयर के चेंजेस को ट्रैक करते रहता है, देखते रहता है कोड में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ भी चेंजेस हुआ तो उस फाइल में वो एम लिख देगा या यू लिख देगा। मतलब सोर्स कोड की ट्रैकिंग कौन कर रहा है? आपकी गिट कर रहा है। सो गिट इज अ सॉफ्टवेयर विच ट्रैक्स योर चेंजेस, है ना। वो आपके चेंजेस को ट्रैक करते रहता है और हमें टाइम टू टाइम कमिट करते रहना चाहिए। सो आप देखना, इसको मैंने ओपन किया आपके सामने और कहीं ना कहीं मेरे क्रिएटेड एट वाला कॉलम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब क्रिएटेड एट वाला कॉलम डेट टाइम लिया और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसका क्या मतलब है? एट द रेट डीबी डॉट डेट, इसका क्या मतलब है? तो सारी चीजें वन बाय वन हमने समझते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सर ये डेट टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा, इसका क्या मतलब है, यू हैव द आंसर। यू आर अ यू आर अ Node.js developer, you are a Prisma developer, you are a Next.js developer, you have used Prisma ORM, you must know why the question mark has written. Can anybody give the answer? जब तक एक एक देखो, मैं चीजें पढ़ता हूँ ना, मैं एक एक कैरेक्टर की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, भाई ये क्यों लिखा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं यहाँ पर न्यू लिख दूं स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस? या सो आपके थॉट प्रोसेस में क्वेश्चंस उठने चाहिए। आप आपके थॉट्स में क्वेश्चंस रेज होने चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हो गया, ये क्वेश्चन क्या काम कर रहा है। तो जब मैं कोई भी टेक्नोलॉजी सीखता हूँ तो हर छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी मैं वेब 3 प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो हर छोटी छोटी चीजों पे रिसर्च करता हूँ कि ऐसा लिख दिया तो ऐसा क्यों लिखा, ये सिंबल का क्या मतलब है। तो जब तक आपको फाइंडिंग्स नहीं करोगे ना, तब तक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी टेक्नोलॉजी की। So let's understand why the question mark has written in the Prisma schema file. So I'll open the chat here and we will investigate. We will tell GPT that this is Prisma schema file, and what is the question mark doing here? ये भाई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूं। So let's investigate what the question mark is doing here. So the question mark after the field name. So date time is a field. Date time is a field और date time is a data type. ठीक है ना। तो ये एक डेटा टाइप है और इसके अंदर ये बता रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब कि आप डेट उस क्रिएटेड एट वैल्यू में सर डेट डालोगे तो भी चली जाएगी, और डेट नहीं भी डालोगे ना तब भी आपका इंसर्ट ऑपरेशन तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन मार्क में नहीं लिखूं और मैं इंसर्ट इनटू की क्वेरी चलाऊं और उसमें अगर क्रिएटेड डेट में नहीं डालूं तो मेरी क्वेरी फेल हो जाएगी। सो टू टेल दैट दिस पर्टिकुलर फील्ड इज ऑप्शनल, if you have the created at value then insert it, if you don't have the created at value you can skip it, है ना। वैल्यू को क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो। सो यस, समझ में आ गया आपको। सो डेट टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? ऑप्शनल है, ठीक है ना। ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर क्रिएटेड एट में मुझे करंट वैल्यू भी लेनी है। सो आई वांट द करंट वैल्यू। सो मैंने बोला कि आई वांट आई वांट द करंट टाइम स्टाम्प, आई वांट द करंट टाइम स्टाम्प, है ना। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे करंट टाइम स्टाम्प चाहिए, तो प्रिज्मा में ऐसा क्या लिखूं? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एट द रेट डिफॉल्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखना, ये एट द रेट डिफॉल्ट नाम का एक फंक्शन है। एट द रेट डिफॉल्ट नाम का फंक्शन हमने आईडी के केस में ले रखा था कि डिफॉल्ट वैल्यू हमें कुछ देनी है। उसी प्रकार से अगर डेट में भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर एट द रेट डिफॉल्ट नाम के फंक्शन को कॉल करोगे और उसके अंदर कॉल करोगे नाउ नाम का फंक्शन, जो कि कहाँ से आता है?
माई एसक्यूएल से आता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर W3C स्कूल में गए, एसक्यूएल में गए, और यहाँ पर नाउ मैंने लिखा, नाउ फंक्शन को मैंने कॉल करवाया, एसक्यूएल सेक्शन का नाउ फंक्शन ये मैंने आपको बता रखा है। ये नाउ फंक्शन क्या करता है, सिस्टम के करंट टाइम को उठाता है। तो यहाँ पर यही नाउ फंक्शन, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर तो कैपिटल में लिखा हुआ है, बट वहां पर जब इंप्लीमेंट करते हैं तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। और ये मैंने सीक्वल के केस में भी बता रखा है, नाउ को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। सो इन द डिफॉल्ट फंक्शन की कॉलिंग आई एम पासिंग एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट द नाउ फंक्शन। सो व्हाट विल दिस विल डू, सो लेट्स सी। अब क्रिएटेड एट का पूरा डेफिनेशन यहाँ पर आ गया है। सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, अपडेटेड एट। सो यहाँ पर मैं अपडेटेड एट ले लेता हूँ, अपडेटेड एट, ये भी डेट टाइम है। और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया, ऑप्शनल, कि अगर आप सर वैल्यू दोगे भी सही तो भी कोई दिक्कत नहीं भी दोगे तो भी एंट्री तो हो ही जाएगी। मगर इनमें देखो ये पासवर्ड, पासवर्ड में स्ट्रिंग में क्या क्वेश्चन मार्क लिख रखा है क्या, मैंने नहीं लिख रखा। इसका मतलब पासवर्ड आपको मैंडेटरी है सर, पासवर्ड आपको डाटाबेस में एंट्री करते समय आपको डालना ही डालना है। अगर आप पासवर्ड स्किप कर गए तो क्वेरी इंसर्ट नहीं होगी। तो ऑप्शनल है कि मैंडेटरी देने के लिए प्रिज्मा के अंदर एक कैरेक्टर यूज किया हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। सो ये हमें पता होना चाहिए। अब आपने स्कीमा में डिफाइन कर लिया, स्कीमा में लिखने से वो डाटाबेस में रिफ्लेक्ट कर जाता है क्या, क्या स्कीमा में लिखने से डाटाबेस में रिफ्लेक्ट कर जाता है क्या। मैंने स्कीमा में अपडेटेड एट लिखा आपके सामने, क्या वो डाटाबेस पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा क्या, नहीं करेगा सर। रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको उसको पुश करना पड़ेगा, उसकी स्कीमा को पुश करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सिंक, कि जो स्कीमा डेफिनेशन के अंदर है एग्जैक्टली वो ही टेबल में रिफ्लेक्ट करे, उसके लिए आपको सिंक करना पड़ेगा, है ना। तो स्कीमा को उधर अप्लाई कर दो या उधर की डेफिनेशंस को इधर अप्लाई कर दो, दोनों को आपस में सिंक करना पड़ेगा। सो अगर स्कीमा डेफिनेशन को डाटाबेस में पहुंचाना है तो आप पुश करोगे, और टेबल का अगर कुछ चेंजेस है और वो उधर स्कीमा में लाना है तो आप क्या करोगे, पुल करोगे ना। तो देयर इज टू टू कमांड्स, पुल एंड पुश। तो अभी मैंने अपडेटेड एट को लिखा और मुझे ये डेफिनेशंस को मुझे उधर सिंक करवानी है, तो मैं क्या करूं, पुश करेंगे npx prisma db पुश। ये मैंने कमांड चलाई आपके सामने, और ये देखो ये कनेक्ट हुआ और डाटाबेस इसने कर दिया, ये डाटाबेस इज नाउ सिंक विद द प्रिज्मा स्कीमा। तो इसने क्या बोला कि आपका डाटाबेस जो है स्कीमा फाइल एग्जैक्टली सिंक हो गई। तो मैं यहाँ से एक बार और राइट क्लिक करके और इसमें गया ऑल रिजल्ट में, नाउ यू कैन सी दैट वी आई हैव द अपडेटेड टेबल। अभी ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि इसके बाद मेरे को रोल टेबल बनानी है तो भाई उसमें आईडी ले, क्रिएटेड एड ले, अपडेटेड ले, दिमाग में बिठा लेना। अभी बोल रहा हूं मैं, कोई सी भी टेबल ले, मैंडेटरी मुझे 3 कॉलम चाहिए। कौन कौन से, पहला कॉलम मेरे को क्या चाहिए, आईडी। दूसरा कॉलम सेकंड लास्ट कौन सा चाहिए मुझे, क्रिएटेड एड। नी भी बोल रहा हूं ना तो भी ले लेना, वो लेना ही है हमें, ठीक है। और लास्ट वाला कॉलम अपडेटेड, ये हमें लेना है। ये ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को चला लेते हैं। npm run डेव से मैंने चलाया और यहाँ पर हम गए, और पर्टिकुलर यहाँ से मैं अपना लोकल होस्ट करके मैं अपना प्रोजेक्ट चालू करता हूँ। सो लोकल होस्ट कॉलन 3000 मैंने रन किया, ठीक है ना। ये मेरा प्रोजेक्ट चल गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट.जेएस में काम कर रहे हो, तो नेक्स्ट.जेएस में आप काम कर रहे हो तो नेक्स्ट.जेएस एक्चुअल में रिएक्ट का फ्रंट फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट.जेएस क्या है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब अगर आपको नेक्स्ट.जेएस सीखना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या सीखनी चाहिए, रिएक्ट सीखना चाहिए। और साथ साथ में नेक्स्ट.जेएस इज अ कॉम्बिनेशन, ये लिख लेना यहाँ पर दिमाग में बिठा लेना बात, कि भाई नेक्स्ट.जेएस इज व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस, नेक्स्ट.जेएस इज रिएक्ट प्लस नोड.जेएस, रिएक्ट प्लस योर नोड.जेएस मतलब आपका जो बैकएंड का जो फ्रेमवर्क है वो इसका कॉम्बिनेशन है। सो रिएक्ट प्लस योर एक्सप्रेस.जेएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुल स्टैक फ्रेमवर्क, सो इट इज व्हाट योर फुल स्टैक फ्रेमवर्क, ठीक है ना। सो आप नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रहे हो तो पूरा के पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड आप दोनों चीजें सीख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मुझे अपना नेक्स्ट.जेएस पर मैं गया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्स पे मैं गया, और साथ साथ में पड़ोस में ही क्या ओपन करनी है, W3C स्कूल्स, और इसी में मुझे ओपन करना है अपना रिएक्ट भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसके आ रहे हैं, रिएक्ट के। आप नेक्स्ट.जेएस में जो भी यूआई वाला काम करोगे, नेक्स्ट.जेएस के अंदर जो भी यूजर इंटरफेस वाला काम करोगे, नेक्स्ट.जेएस व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस, नेक्स्ट.जेएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। दिमाग में बिठा लेना कि भाई अब मुझे फ्रंट एंड का काम करना है तो मुझे किन कॉन्सेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे।
ठीक है ना। मुझे कोई भी यूआई बनाना है तो मैं किसकी मदद से बनाऊंगा बताओ, रिएक्ट की मदद से। तो रिएक्ट को सीखने के लिए आपको कहाँ जाना है, रिएक्ट की W3C स्कूल्स पे रिएक्ट वाले सेक्शन पे चले जाना। अच्छे अच्छे यहाँ पर ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, वन बाय वन में आपको एक एक कंपोनेंट्स में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब मुझे इसका फर्स्ट जो लैंडिंग पेज है उस पर मुझे क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना। क्या बनाना है, एक रजिस्ट्रेशन पेज। क्या मेरी रजिस्ट्रेशन की एपीआई रेडी है, बिल्कुल रेडी है। चलो कंफर्म करके देख लेते हैं। यहाँ से मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डाटाबेस में मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने खुश ले लिया है ना। मैं खुश नाम का यूजर जो है डाटाबेस में स्टोर करके बताता हूँ। मैंने पासवर्ड भी ले लिया और ये मैंने इसको एक्सपोर्टर बना दिया है ना, मैंने एक्सपोर्टर बना दिया। और मैं यहाँ पर हिट करूंगा इस पर्टिकुलर एपीआई को। इस पर्टिकुलर एपीआई को मैंने हिट किया तो देखो क्या बताया उसने, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मेरा ऑब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी की को हटाना करना सब चीजें मैं बता चुका हूँ। और आप नहीं कर रहे हो उनको, एक एक चीजों को केयरफुली नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग द टाइम टू द असाइनमेंट, कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने से। सो ये देखो मेरा खुश नाम का यूजर डाटाबेस के अंदर आईडी 8 पर स्टोर हो गया है। मैं कंफर्म करके आपको बता सकता हूँ। मैं पीजी एडमिन पर गया और राइट क्लिक करके show all users. Now the last record you can see the Khush and it has been stored, and you can see the default values are stored the current timestamp. ये जो अभी की जो टाइम है ना मेरे लैपटॉप में, आज क्या तारीख है, 2 फरवरी 2026 9:29 हो रहे हैं। तो ये कि यही टाइम आपको यहाँ आ रहा है ना, मतलब डेट आ रही है, टाइम तो नहीं आ रहा है। मगर आपको चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो वो किस तारीख को किस की बजे कितने सेकंड पे हुआ है इतना चाहिए, तो आपको फिर डेट नहीं लेना है, फिर डेट प्लस टाइम वाला डेटा टाइप लेना है। ठीक है ना। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि भाई हमारा सिर्फ डेट से काम चल रहा है, हमें साल पता चल रहा है, महीना पता चल रहा है और डेट पता चल रही है कि भैया ये पर्टिकुलर यूजर खुश नाम का यूजर कितनी तारीख को कौन से महीने के कौन से साल पे हमारे सिस्टम पर आके उसने साइन अप किया था, ताकि एक साल बीतने के बाद उसको मैं क्या बोलूं, कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊं कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कितना साल हो गया है, 1 साल हो गया। तो ये चीजें मैं मेंटेन किस पे कर पाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ क्रिएटेड एड। तो मैंने सक्सेसफुली आपको ये बता दिया है, मैंने दोनों चीजें बताई है कि भाई पहले मैनुअली कर लो, एक कॉलम मैनुअल बनाओ उसको इधर पुल कर लो, दूसरा कॉलम आप स्कीमा में बनाओ उसको उधर पुश कर दो। तो पुल और पुश प्रिज्मा की ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यार, ऐसे करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा मैं, फिर हम किधर फोकस करेंगे, वी विल फोकस ऑन द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, नॉट द डिटेलिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। बाद में हम कोडिंग कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने बैठेंगे कि भैया ये ऐसे कर लो वो वैसे कर लो, वो अभी सिखाने का टाइम है। मैं आपको अभी बताते हुए एक एक चीजें मैं आपको डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है ना। सो ये बातें आपको समझ में आ गई। एपीआई मेरी रेडी है, बैकएंड की मेरी एपीआई रेडी है। तो मुझे अब सिर्फ क्या बनाना है, अपना फ्रंट एंड का यूआई। फ्रंट एंड किस लिए होता है, फ्रंट एंड होता है क्या चीज बनाने के लिए, यूआई बनाने के लिए। क्या होता है यूआई, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। सो मुझे यूजर इंटरफेस बनाने के लिए मुझे रिएक्ट की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। सो रिएक्ट की मदद लेने के लिए यहाँ पर आप WCC स्कूल्स पर जाए, ठीक है ना, WCC स्कूल्स पे जाए और बेसिकली आप रिएक्ट में यूआई बनाने के लिए हम बेसिकली रिएक्ट जेएस के हम क्या यूज करते हैं, कंपोनेंट्स यूज करते हैं। ठीक है ना, रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स यूज करते हैं। ठीक है ना। तो रिएक्ट के अंदर अगर कोई भी आपको यूजर इंटरफेस बनाना हो, कोई सा भी कुछ भी बनाना हो, तो उसको किसकी मदद से बनाया जाता है, कंपोनेंट्स की मदद से बनाया जाता है। रिएक्ट के अंदर अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना। एक कंपोनेंट को बोलते हैं RFC और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं RCC। RFC का मतलब होता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। ठीक है ना, कंपोनेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये RCC वाला जो कंपोनेंट है ये ओल्ड है, ओल्ड है, ओल्ड स्टाइल है, ये एक्सपायर हो गया है। मतलब इस टेक्निक को कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और अभी जो भी कंपोनेंट हम यूजर इंटरफेसेस बनाएंगे वो किसकी मदद से बनाएंगे, RFC की मदद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अब मुझे अपनी वेबसाइट का पहला पेज ही क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए। ठीक है ना। तो पहला पेज आपको पता है, इसके लिए आपको मैंने ये स्लाइड बता रखी है भाई, है ना, ये स्लाइड बता रखी है। मैं वापस स्लाइड पे चले जाता हूँ, नेक्स्ट की स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 61। और 61 पर मैंने मेंशन कर रखा है द आर्किटेक्चर ऑफ नेक्स्ट। ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं
नेक्स्ट जेस के आर्किटेक्चर पे चले जाता हूँ। नेक्स्ट जेस कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, है ना। सो आपको पता होगा शीट नंबर 61 के आसपास मैंने कुछ कुछ आपके लिए बना रखा था। 61 ये रहा। तो आपको पता है कि जब भी आप नेक्स्ट.जेएस में कमांड चलाते हो npm run dev, तो सबसे पहली फाइल जो लोड होती है दैट इज layout.js, और उसके अंदर आके दूसरे पेजेस लोड होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा जो पहला पेज है वो फर्स्ट पेज कौन सा होगा, page.js नाम का, ठीक है ना। सो मैं page.js नाम के फाइल में जाऊंगा। ये देखो, ये ऐप के अंदर ये रहा page.js और ये रहा layout.js। मगर ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने किस में सेटअप कर रखा है, टाइपस्क्रिप्ट में। तो इसको जेएस की जगह टीएस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें वही है। तो कौन किसके अंदर आके लोड हो रहा है, यहाँ पर आपको दो फाइलें दिखाई दे रही है, समझना। कौन कितनी फाइलें दिखाई दे रही है आपको, लेआउट और पेज। कौन किसके अंदर आके लोड हो रहा है, ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप समझ लेना। पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड के घर में रहते हैं कि आप चाइल्ड अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो, बताओ। आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, तो चाइल्ड हमेशा कहाँ रहता है, पेरेंट के घर में रहता है, ठीक है ना। जनरली यही होता है, मैं भी अपने पेरेंट्स के घर में ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, लेआउट एक पेरेंट हो गया। लेआउट जो है, लेआउट फाइल इस पूरे आर्किटेक्चर में किस तरीके से काम करेगी, एज अ पेरेंट कंटेनर काम कर रही है, और जो पेजेस हैं वो उसके चाइल्ड आके वहां लोड होंगे। सो पेज डॉट टीएसएक्स विल लोड इनसाइड लेआउट डॉट टीएस। तो स्क्रीनशॉट डाला, एक एरो बनाया, उसमें बता दिया कि सर दिस पेज डॉट जेएस, दिस फाइल विल लोड इन लेआउट डॉट जेएस। सो यहाँ पर हम गए, इसके इस पे गए। अब यहाँ पर आप इस पूरे इस पेज डॉट जेएस में जितना कुछ भी लिखा हुआ है इसको हटा दो, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट अपना लैंडिंग पेज बनाना है। सो हमें RFC यूज करना है, ठीक है ना। जैसे मैं RFC लिखूंगा तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये कोड हिंट तभी आएगा जब मैं यहाँ पर एक रिएक्ट स्निपेट नाम का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करूंगा। सो रिएक्ट स्निपेट्स, सो रिएक्ट स्निपेट्स, ये डीजे नायर वाला डिजाइनर whatever you need to install this extension, ठीक है ना। सो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लोगे अपने लैपटॉप में, तो आपको क्या कैपेबिलिटी मिल जाएगी, RFC लिखते ही ऑटोमेटिकली कोड लिखा हुआ है। अगर आप ऐसी फंक्शनैलिटी चाह रहे हो तो अपने को कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वाला। गूगल पे आप सिर्फ रिएक्ट SN लिख देना तो ही बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से ये वाला DSZ नायर वाला जो भी है, इसको आप अपने मशीन में इंस्टॉल कर लेना। ये आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, छोटे छोटे शॉर्टकट से रेडीमेड कोड जनरेट कर देगा। सो अगर मान लीजिए मेरे को पुराना स्टाइल का कंपोनेंट जनरेट करना है, दैट इज RCC। RCC is a React component which is outdated. We as a developer we don't have to use it, but in case अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो वो RCC लिख के इंटर करोगे, क्या आ जाएगा, काय का कोड आ जाएगा, RCC का आ जाएगा, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट का आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमें देखना है, RFC हमने किया, ये रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं RCC करूंगा तो जो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट है वो किसकी मदद से बनता है, it created using class, and what is RFC, it is a component created using function। तो भाई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में दो ही चीजें, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, ठीक है ना। तो क्लास की मदद से अगर रिएक्ट कंपोनेंट बन रहा है तो वो RCC है, और फंक्शन की मदद से वो बन रहा है तो वो क्लास है, वो बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट है आपका, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर गया और पर्टिकुलर मैंने यहाँ से हिट किया, और ये देखो ये पर्टिकुलर आ गया। अब यहाँ पर मुझे अपना लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है ना, तो मुझे अपना लॉगिन पेज बनाना है। सो यहाँ पर हम गए और अपना लॉगिन पेज बना लेते हैं, ठीक है। सो लॉगिन पेज बनाने के लिए हम जाएंगे अपने रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर यहाँ पर आप देखना फॉर्म्स, ठीक है ना। तो फॉर्म्स किस लिए होते हैं, HTML में भी आप फॉर्म्स लेते हो। आपने अगर W3C स्कूल्स में W3 स्कूल्स में बचपन में स्कूलिंग में अगर आपने HTML पढ़ा हो तो HTML में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, HTML में होते हैं फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स, ये फॉर्म्स किस लिए होते हैं, ये कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, फॉर्म भरते हो, बैंक का फॉर्म भरते हो ना भाई, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हो, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते हो कि नहीं भरते हो। तो बेसिकली अगर आपके यूजर को आपके प्लेटफॉर्म पे आके अगर साइन अप करवाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक HTML का फॉर्म, एक HTML का फॉर्म लेना पड़ेगा। तो बस उसी HTML फॉर्म को रिएक्ट में कैसे यूज करना है वो टॉपिक उन्होंने चेंज करके HTML फॉर्म से क्या दे दिया अपने को, रिएक्ट फॉर्म। तो बस मेन फंडा क्या है, मेन फंडा है कि HTML फॉर्म्स लेने के लिए सर आपको शुरुआत किसकी करनी पड़ेगी,
फॉर्म टैग से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, फॉर्म का स्टार्ट और फॉर्म का क्लोज। सो इस रिटर्न स्टेटमेंट में आने के बाद ये जो भी दिख रहा है ये एचटीएमएल का कोड है। तो यहाँ पर आप रिएक्ट के अंदर एचटीएमएल का कोड हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। ये डिव का स्टार्ट डिव का क्लोज किसकी देन है भाई, कौन सी लैंग्वेज की देन है? ये एचटीएमएल की देन है, ठीक है ना। ये टैग कहाँ डिफाइंड है? एचटीएमएल में डिफाइंड है। इसका मतलब इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मुझे कितने भी टैग में लिख सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल टैग लिखने हैं तो मुझे एम्प्टी टैग लिखना पड़ेगा। अगर मुझे सिंगल टैग लिखना है तो इस एम्प्टी टैग की मुझे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं उस टैग का नाम लिख दिया जैसे कि इन्होंने लिख रखा है, ये डिव लिखा, पेज लिखा और ये हो गया, ठीक है ना। और मैंने आउटपुट देखा, पर्टिकुलर मेरा पेज भी आ रहा है। अब मुझे मल्टीपल टैग्स चाहिए, मुझे 2 टैग चाहिए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुझे मुझे चाहिए फॉर्म का स्टार्ट भी चाहिए और फॉर्म का क्लोज भी चाहिए, तो मुझे 2 लाइन में लिखना है मेरे को कम से कम। तो मैं मुझे जब 2 लाइन से ज्यादा अगर कुछ लिखना पड़े तो फिर मेरे को किससे शुरुआत करनी पड़ेगी? एम्प्टी टैग से। एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी, ठीक है ना। सो दिस टैग इज कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। सो दिस टैग इज कॉल्ड, रिएक्ट में इस टैग को क्या बोला जाता है? एम्प्टी टैग। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है भाई? खाली। अब जैसे ये डिव लिया मैंने, भाई डिव लिया, डिव का स्टार्ट और डिव का क्लोज, तो ये भी टैग है। ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है, मगर ये एम्प्टी है क्या? नहीं है, ये तो डिव वाला है। मगर इसी में से अगर मैं इसको डिव को लिखे हुए को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी टैग बन जाएगा। ये एम्प्टी टैग कहाँ यूज होता है? ये अपना रिएक्ट में यूज होता है, ठीक है ना। कहाँ यूज होता है? रिएक्ट में। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टू होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स। अगर एक से ज्यादा एचटीएमएल टैग्स को आपको पकड़ के रखना है तो किसके अंदर पकड़ के रख सकते हो आप? एम्प्टी टैग्स के अंदर। सो मुझे किसको लेना है? सबसे पहले तो फॉर्म को लेना है, फॉर्म का स्टार्ट फॉर्म का क्लोज। और उसके अंदर आप अपनी एपीआई खोलो, आपको यूजर से क्या क्या चीजें मंगवानी है, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और रोल, ये आपको 1 2 3 4 5 6 6 इंफॉर्मेशन लेनी है। तो इस फॉर्म के अंदर आपको फील्ड भी कितनी लेनी पड़ेगी? यू हैव टू टेक 6 फील्ड्स, क्योंकि एपीआई के अंदर तो उतना जो चीजें एपीआई में मांगी है वो के वही फॉर्म पे होनी चाहिए, सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। सो हम वन बाय वन हम लेते हैं। यहाँ से पहला मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है ना। ये इनपुट को मैंने क्या कर दिया? सेल्फ क्लोज कर दिया। इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोज करना, है ना। सो अगर ये सेल्फ क्लोज हमने कर दिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोज, ठीक है ना। सेल्फ क्लोज हम कब करते हैं? जब किसी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच का कंटेंट एरिया अगर मिसिंग हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अनिल, ठीक है ना, डिव के स्टार्ट और डिव के एंड के बीच में मैंने क्या लिखा? अनिल लिखा। अब ये इसी टैग को मैं यहाँ इसको कुछ इस तरीके से याद रखूंगा कि दिस इज कॉल्ड स्टार्ट टैग, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टार्ट टैग एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड व्हाट? एंड टैग। और स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया, ठीक है। जस्ट कंपेयर कर करके देखो इस डिव और अनिल, डिव स्टार्ट डिव क्लोज और इसके बीच में अनिल को कंपेयर करके देखो फॉर्मूला से। सो दिस डिव इज योर स्टार्ट टैग, द लास्ट डिव इज योर एंड टैग, अनिल इज योर कंटेंट एरिया। इफ सम टैग, अगर किसी टैग में स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में कंटेंट एरिया मिसिंग है तो एक रूल है, जिस रूल में ये कहा जाता है अगर कंटेंट एरिया आपका नहीं है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? सेल्फ क्लोज लिख सकते हो, सेल्फ क्लोज, ठीक है ना। तो सेल्फ क्लोज में आप लिख सकते हो। तो सेल्फ क्लोज में क्या करना है? डिव करना है और स्लैश। तो इससे क्या होगा? आप ज्यादा लिखने से बच रहे हो और आप कम से कम में काम कर रहे हो। तो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होते हैं जो कॉम्पैक्ट कोड लिखते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब ज्यादा लिखना कि कम लिखना? कम लिखना। जितना कम लिखोगे उतनी रैम कम लगेगी, उतने रिसोर्सेज कम लगेंगे, उतनी आपकी एप्लीकेशन फास्ट बनेगी। सीधी सी बात है कि जितना कम लिखोगे एप्लीकेशन उतनी लाइट वेट बनेगी, उतनी फास्ट बनेगी। इसीलिए सेल्फ क्लोज का कॉन्सेप्ट आया। समझ में आया? सो यस, यहाँ पर देखो एक इनपुट है, इस इनपुट का क्लोज टैग होता ही नहीं है, तो यहां पर मैं इसको क्या कर सकता हूं? सेल्फ क्लोज कर सकता हूं। यहां पर आप स्क्रीनशॉट में बताना कि सर दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्लोज, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी टैग, दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट, ये रिटर्न हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना। यहां से मैं इसको टाइप ले लेता हूं। मैंने टाइप लिया यहाँ से पर्टिकुलर, यहाँ से मैंने टाइप लिया, टाइप में यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया, सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा पर्टिकुलर, ठीक है ना। अब ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है?
आ रहा है, ठीक है ना, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो आप क्या कर सकते हैं फिर पर्टिकुलर अपनी जो नॉर्मल जो नेक्स्ट जब भी आप सेटअप करते हो ना पहले दिन, तो डिफॉल्ट नेक्स्ट की सीएसएस साथ में आती है, कुछ ना कुछ फ्री आता है। ये फ्री वाली चीजें हमारे दिक्कत दे रही है यूआई को, तो हम इसको क्या कर देंगे सर, इसको हम ग्लोबल डॉट सी एस एस को आप क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। ब्लैंक करते ही आपके पास पूरा यूआई का कंट्रोल आ जाएगा। अब हमें तो पता है कि हम किसके बगैर नहीं रह सकते हैं, बूटस्ट्रैप के बगैर कोई यूआई डिजाइन होती नहीं है। तो आप अपने इसमें एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ बूटस्ट्रैप की, आप पर्टिकुलर ये फाइल लिंक करवा दो, ये सी एस एस वाली, इसको गए और पता है आपको जो एंट्री फाइल कौन सी है, लेआउट डॉट जेएस है, यहाँ जाके आप इंप्लीमेंट करवा दो इसको। यहाँ जाके बॉडी के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करवा दो और क्रॉस ओरिजिन का ओ कैपिटल लिख दो। और आई थिंक ये सारी चीजें सही हैं, और देखते हैं क्या हमारा डिजाइन प्रॉपर रेडी हो रहा है। ये हो रहा है, ये देखो थोड़ा उस डिजाइन में और इस डिजाइन में थोड़ा फर्क हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप गए, अब यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप की क्लास लेनी है। क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल दिया मैंने यहाँ पर, फॉर्म डैश कंट्रोल दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखना आपके ये देखो डिजाइन बूटस्ट्रैप की काम करने लग गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यूआई से रिलेटेड है, ये डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ये बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है, तो ठीक है ना। तो ये आपने किया। अब इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास दे दिया, ये बूटस्ट्रैप में क्लास होती है। आप विड्थ कितना दे सकते हो, विड्थ 50% दे सकते हो, डब्ल्यू डैश 50। डब्ल्यू डैश 50 से क्या हुआ, विड्थ जो पहले 100% थी वो अब कितनी हो गई है, 50% हो गई है, ठीक है ना। ये हो गई। इसी विड्थ को आप क्या ऑफसेट दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस का खेल है ना। तो मैं पूरा बूटस्ट्रैप अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी हमें प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। बूटस्ट्रैप की मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे ऑफसेट देना है, तो यहाँ से मैं ऑफसेट लिख सकता हूँ, ऑफसेट ऑफसेट डैश 1, है ना। मैंने 1 कॉलम का ऑफसेट दिया, यहाँ पर आप देखना ये 1 कॉलम का ऑफसेट आ गया। आपने 2 कॉलम का ऑफसेट दिया, ये 2 कॉलम का ऑफसेट आ गया। 3 कॉलम का ऑफसेट दिया, ये 3 कॉलम का ऑफसेट में आ गया। मुझे थोड़ा सा ऊपर से इसको थोड़ा सा नीचे भेजना है, तो मार्जिन टॉप डैश 5 दिया मैंने, एम टी डैश 5 मार्जिन टॉप। तो ये भाई ये सारी चीजें क्या स्टेप की कहानी है, ये इसका नेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये सब चीजें डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो थोड़ा थोड़ा मैं फटाफट कर रहा हूँ, और ज्यादा डिटेल में सीखना है तो फ्रंट एंड वाले बच्चे तो अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, और जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इधर बूटस्ट्रैप में भी। एटलीस्ट जो जो मैं बता रहा हूँ उन चीजों को फोकस कर लो कि भैया कौन सी क्लास से क्या काम हुआ। डब्ल्यू डैश WT5 से क्या हुआ, मार्जिन टॉप, है ना। सो बेसिकली मार्जिन से आपने टॉप पे उसको पुश कर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। सो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, प्लेस होल्डर लिया मैंने, प्लेस होल्डर लिया, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर योर प्लीज एंटर योर 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 एफ नेम, ठीक है ना। तो जो भी बातें हैं आपको लिखनी है, तो ये आ गया प्लीज एंटर योर नेम फर्स्ट नेम। क्यों भाई, एपीआई में पहली चीज क्या मांग रहे हो आप, फर्स्ट नेम मांग रहे हो। तो जो जो चीजें आपको एपीआई में चाहिए वो के वही उसी का एग्जैक्ट आपके पास क्या रेडी होना चाहिए, यूआई रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो हम अपना यूआई रेडी कर लेते हैं। ये हो गया। अगला एक और इनपुट लिया मैंने, अगला एक और इनपुट लिया, ये आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर अब इस फॉर्म कंट्रोल के जस्ट नीचे मुझे गैप देना है, तो मार्जिन बॉटम डैश 1, MB1 मतलब मार्जिन बॉटम डैश 1। तो देखो ये 1 का गैप आ गया, पहले दोनों इनपुट पास पास में थे, अब थोड़ा सा गैप आ गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बूटस्ट्रैप क्लासेस, एंड क्विकली आई हैव एडेड बूटस्ट्रैप एंड आई एम अप्लाइंग द बूटस्ट्रैप क्लासेस, and you will notice that I am applying this bootstrap classes with the help of class name property। HTML में हम कैसे करते हैं, क्लास इक्वल्स टू करते हैं, मगर रिएक्ट में और नेक्स्ट में आते ही अपने को क्या करना है, क्लास नेम यूज करना है। सो इसको थोड़ा सा मैंने दे दिया, MT2 दे दिया, यहाँ पर हम गए, ये हो गया। सो फटाफट यहाँ पर हम गए, एफ नेम हो गया, एल नेम हो गया, और आगे बढ़े। क्या मांगा है हमने एपीआई में, उसका ईमेल मांगा है। सो टेक्स्ट नेम, ये टाइप टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, और इनपुट टाइप अब मैंने क्या मांगा, ईमेल मांगा है, तो ईमेल ले लिया, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। टाइप सबका ईमेल हो गया, प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर हमें उसके नेम भी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर एफ नेम आएगा, ठीक है ना। इस नेम देने से पर्टिकुलर वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे जिनको हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एफ नेम हो गया, सो ये हो गया एफ नेम, ये हो गया एल नेम, ये हो गया ईमेल, और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। सो टेक्स्ट पास एंड
सी पास, उसको टेक्स्ट दे दिया मैंने, और टेक्स्ट की बजाय इसको हमें वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर सबको मैंने मार्जिन बॉटम डैश टू, ठीक है ना, ये मार्जिन बॉटम डैश टू अगर आप सबको दोगे तो पर्टिकुलर आपका एक फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। अब एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है ना। तो फील्ड लेनी पड़ेगी अपने को, कंफर्म पासवर्ड, एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है ना, ये ले लिया। अब दिक्कत यहाँ पर है कि मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो दिख रहा है ना। तो जब भी आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, पासवर्ड वाला कॉलम की जगह डॉट 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 लिखा हुआ आता है कि व्हाइल यू आर टाइपिंग नोबडी कैन सी। हो सकता है मैं प्रोजेक्टर पर साइन अप करके बता रहा हूँ, उस समय सभी देख लेंगे, या मैं कोई यूट्यूब स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ उस समय मैं किसी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा हूँ, अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लेऊंगा तो दिक्कत ये है ना। इसीलिए जब पासवर्ड वाले अगर फील्ड आप यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको उस समय टाइप टेक्स्ट की बजाय क्या लेना चाहिए, टाइप पासवर्ड लेना चाहिए, ठीक है ना। इससे दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत आप व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग टू एनी प्लेटफॉर्म योर पासवर्ड विल नॉट विजिबल टू द पब्लिक, ठीक है ना। जैसे आप लैपटॉप, आप मेरे मॉनिटर पर आप देख पा रहे हो मैं क्या पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो ऐसा दिक्कत नहीं हो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें फील्ड इनपुट टाइप पासवर्ड लेना चाहिए। अब मैं क्या टाइप कर रहा हूँ आप में से कोई भी देख के बता नहीं पा रहा है, सर डॉट डॉट लिखा हुआ आ रहा है मगर आप क्या टाइप कर रहे हो आप नहीं बता पा रहे हो। तो हमेशा जब भी आप पासवर्ड यूजर से ले रहे हो तो उसका फील्ड आपको क्या लेना चाहिए, पासवर्ड लेना चाहिए। और हम यहाँ पर देख लेते हैं पासवर्ड के बाद हमें रोल टाइप चाहिए। अब रोल टाइप कुछ फिक्स है हमारे पास, या तो हमारे सिस्टम के हिसाब से हमें सारा चीजें थॉट प्रोसेस, या तो हमारा इंपोर्टर होगा एक्सपोर्टर होगा, या ऐसा व्यक्ति जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों हो। सो हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज चाहिए, तो डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट इज पेरेंट, ऑप्शन इज चाइल्ड। सो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर अगर हम कोई चीज लेते हैं तो उसको पेरेंट चाइल्ड टैग बोलते हैं, ठीक है ना। सो सिलेक्ट ऑप्शन, select option. Now you can see that I have three options, all three options are siblings, ठीक है, and their parent is select। तो मैं इसको कैसे याद करता हूं, सिलेक्ट ऑप्शन की तरह याद करता हूं, सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट इज पेरेंट, ऑप्शन इज चाइल्ड, ये याद रख लेना भाई, ऐसे ही मैं याद करता हूं कि इन इन एचटीएमएल टैग्स का आपस में क्या रिलेशन है, चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप है। तो सिलेक्ट पेरेंट है तो ऑप्शन अपना चाइल्ड हो गया। अब यहां पर भी मैं गया क्लास लिया मैंने, क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म डैश कंट्रोल, यहाँ पर इसको भी मैंने नेम दे दिया, इसको भी मैंने दे दिया, रोल टाइप मैंने दे दिया। अब भाई फील्ड वही लेना जो पोस्टमैन में ले रखी है, हर कुछ मत ले लेना, एग्जैक्टली वही लेके चलो, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट everywhere in UI the variable name should be same, on the postman API the variable name should be same, वहां पर भी सेम, बैकएंड में भी सेम, फ्रंट एंड में भी सेम, एपीआई पे भी सेम, तो सेम सेम लेके चलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन अपने को नहीं होगा। नहीं तो यहाँ कुछ और कर रखा है, वहां कुछ और कर रखा है, उधर रिसीविंग में कुछ और कर रखा है, तो आप खुद ही फोकस नहीं कर पाओगे लंबे चौड़े कोड पर। समझ में आ रहा है मेरा क्या फंडा है, मैं कंसिस्टेंट, एक जैसा, इधर जो वेरिएबल नेम से वो कि वही एग्जैक्टली मेरे फ्रंट एंड बैक एंड हर जगह मेरे यूआई वेरिएबल नेम से। यहाँ पर मैंने रोल अंडरस्कोर टाइप ले रखा है, यहाँ पर भी आप देखो मैंने क्या ले रखा है, रोल अंडरस्कोर टाइप, और उधर बैक एंड में भी मैंने अगर लेट वार कर रखा होगा तो रोल अंडरस्कोर टाइप ही। तो मेरा एक ही फंडा है, एवरीवेयर वेयर आई, whether I am on front end whether I am on back end, I like to use the same variable names to avoid unnecessary confusion। सो ये यहाँ पर मैंने किया, और मैंने यहाँ पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर एंड बोथ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, ठीक है ना। और इनके अंदर हमें क्या लेनी पड़ेगी, वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो वैल्यू हमेशा किसमें होनी चाहिए, स्मॉल लेटर में, वैल्यू हमेशा किसमें होनी चाहिए, स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। ठीक है, आप देखो लेबल्स के अंदर ये प्रॉपर आ रहा है, सिस्टमेटिकली आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम गए, सो आप देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और ये मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है ना। इवन आप लेबल भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा भी बना सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक वर्जन। सो यहाँ से मैंने किया, और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, सबमिट बटन, लास्ट में मुझे क्या चाहिए, इनपुट
टाइप सबमिट, और यहाँ पर हम क्लास नेम ले सकते हैं, क्लास नेम मैंने लिया btn डैश सक्सेस, ठीक है ना। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अब उसको वो ले लो, यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप डैश 5 दिया मैंने, ठीक है ना। मार्जिन टॉप डैश 5 हुआ। इसको टेक्स्ट डैश सेंटर दे दिया मैंने, थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ हमारा पर्टिकुलर, ठीक है। अब आप अपनी डिटेल्स फिल करके इस एपीआई को कॉल करवाएंगे, हम पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करवाएंगे, ठीक है ना। तो इतना पार्ट हमारा हुआ। अब वन बाय वन हम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एपीआई का काम रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमें अपनी इवेंट लगानी है, हमें अपनी इवेंट लगानी है। अब यहाँ पर आप देखना, रिएक्ट के अंदर मैंने डेटा फिल किया आपके सामने, ठीक है ना। सो @gmail.com, ठीक है ना। पासवर्ड लिया और रोल लिया, और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखना ये पेज रीलोड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा पेज ये रीलोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किधर, रिएक्ट में, कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो ना, पेज, रिएक्ट का पेज रीलोड होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो इसका मतलब आपने एक्चुअल में रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या चीज अवॉइड करनी है हमें, पेज रीलोडिंग, while you are sign up or while you are doing any kind of react functionality, you have to avoid the page reload. So यहाँ पर ये इनपुट टाइप सबमिट की जगह मैं इनपुट टाइप यहाँ पर क्या ले लूंगा, बटन ले लूंगा। इससे एक चीज से हम दिक्कत बच जाएंगे कि सर आप सारी डिटेल्स फिल कर लीजिए। ये मैंने आपके सामने सारी डिटेल्स मैंने फिल करी है, टाइप बटन, और यहाँ पर मैंने वैल्यू ले लिया साइन अप, ठीक है ना, साइन अप टू अवर प्लेटफॉर्म वॉट एवर। सो a@gmail.com, पासवर्ड ए कन्फर्म पासवर्ड ए, और मेरा रोल मैंने यहाँ पर ले लिया, इंपोर्टर हूँ एक्सपोर्टर हूँ, मैंने साइन अप किया। अब देखो मैं साइन अप कर रहा हूँ तो मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है। तो बस मुझे क्या करना है कि मुझे अपना अपना ये पर्टिकुलर वाला पेलोड, आई वांट टू प्रिपेयर दिस पेलोड, है ना। मुझे जावास्क्रिप्ट में अपना पेलोड प्रिपेयर करना होगा। तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कंसोल लॉग में आप अपना पेलोड रेडी करवा लो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही मैं साइन अप करूंगा तो ऐसा के ऐसा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर मैं इस पे इवेंट हैंडलर अटैच कर सकता हूँ। ये जो मेरा बटन है ना, इनपुट टाइप बटन, इस पे आप जाइए, आप अपने आप अपने जावास्क्रिप्ट पे जाइए और यहाँ से आप सर्च कीजिए इवेंट। जावास्क्रिप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट है, इवेंट्स का। तो इवेंट्स में आपके पास एक इवेंट्स होती है, दैट इज योर ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है ना। तो किसी भी बटन पर आप कौन सी इवेंट लगा सकते हो, ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो HTML में ऑन क्लिक स्मॉल में लिखते हैं, मगर यही ऑन क्लिक उठ के अगर हमारे रिएक्ट में ला रहे हो तो इस ऑन क्लिक का C कैपिटल हो जाएगा। ये रूल है भाई, कि ये ऑन क्लिक का C कैपिटल हो गया, ठीक है ना। HTML में है तो ऑन क्लिक स्मॉल में है, अगर उसी ऑन क्लिक को आप अगर रिएक्ट में ला रहे हो तो ऑन क्लिक का C कैपिटल। उसी तरीके से क्लास, उधर क्लास है तो इधर क्लास नेम हो रहा है। थोड़ा बहुत ये कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं गया, इस ऑन क्लिक के अंदर आई कैन राइट एनी JS कोड, ठीक है ना। ऑन क्लिक के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हो। तो सबसे सिंपलेस्ट जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है, कंसोल लॉग हाय हेलो, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं कंसोल लॉग लिख लेता हूँ। इस डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंगल कोटेशन में मैंने लिखा हाय, ठीक है ना। बाहर डबल कोटेशन है, बाहर डबल कोटेशन है, इस देखो यहाँ पर बाहर डबल कोटेशन है, बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर मैंने क्या यूज किया, सिंगल कोटेशन। अगर बाहर सिंगल होता तो अंदर में ये क्या यूज करता, डबल यूज करता। तो ये मैंने यूज किया। यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू व्हाटएवर। सो जो भी एरर आ रही है तो यहाँ से हम इसको हिट करके देखेंगे प्रॉपर, और ठीक है ना। मैं पहले तो इसको रिफ्रेश करवा लेता हूँ। क्या हाइड्रेशन की कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। हाँ देखते हैं, यस, वेरी गुड, यस। तो बेसिकली यहाँ पर एक रूल है रिएक्ट के अंदर, नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक रूल है
कि अगर आपके किसी भी पेज डॉट टीएसएक्स में या जेएस में अगर फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब वो क्लाइंट का कोड है, ठीक है ना। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मालूम ही है अपने को, ठीक है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, एक तरफ आपका क्लाइंट है, ठीक है, एक तरफ क्लाइंट है और अगली तरफ आपका क्या है, पर्टिकुलर सर्वर है। क्लाइंट का काम डेटा सेंड करने का होता है। क्लाइंट मतलब आपकी बेसिकली आपका वेबसाइट, आपका यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका ब्राउजर भी हो सकता है, और उस ब्राउजर के अंदर किस चीज की मदद से आप डेटा सेंड करते हो सर्वर को, भाई फॉर्म की मदद से, है ना। ब्राउजर के अंदर आपके पास क्या होगा, फॉर्म होगा, और उस फॉर्म पे फॉर्म की डिटेल्स फिल करने के बाद आप क्या प्रेस करते हो, सबमिट बटन पे या सेंड पे क्लिक करते हो, वो सारी डिटेल्स उठ के कहाँ से कहाँ जाती है, क्लाइंट से सर्वर को जाती है। मतलब फॉर्म वाला कोड है बेसिकली कहाँ लिखा जा रहा है, क्लाइंट पर। तो नेक्स्ट.जेएस में एक रूल है कि क्लाइंट पर अगर आप कोई फॉर्म यूज कर रहे हो, तो ये नेक्स्ट.जेएस के अंदर मेरे पेज डॉट ईएसएक्स के अंदर क्या मैंने फॉर्म यूज कर लिया, इसका मतलब 100% ये कंपोनेंट मुझे नेक्स्ट.जेएस के दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछे कि भाई रिएक्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपने ये बता दिया, समझ में आ रहा है। रिएक्ट में आपसे पूछे कि भाई रिएक्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो दो चीजें बतानी सर, आरएफसी और आरसीसी। आपसे पूछ ले कि भाई नेक्स्ट.जेएस के कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको फिर ये बताना है कि सर पहला कंपोनेंट तो होता है क्लाइंट कंपोनेंट होता है, और दूसरा कंपोनेंट होता है सर्वर साइड कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा कौन होता है, सर्वर साइड कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो क्लाइंट कंपोनेंट हम सर ऐसे कंपोनेंट्स को बोलते हैं जहां पर हमें कोई फॉर्म वॉर्म लेना हो, यूजर से हमें कोई डाटा मंगवाना हो, तो उसके लिए हम जो रिएक्ट की कोडिंग करते हैं, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिखते हैं, वो दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लाइंट कंपोनेंट। एंड दैट उस क्लाइंट कंपोनेंट में सबसे ऊपर ऊपर यूज क्लाइंट नाम की चीज होनी चाहिए। यूज क्लाइंट नाम का एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि इस कोड को रीड करने से पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, यूज क्लाइंट। तो सीधी सी बात है कि अगर आप नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट में देख लो, कहीं पे भी फॉर्म दिख रहा है तो आंख बंद करके पहली लाइन पर आपको क्या लिखना है, यूज क्लाइंट। तो ये पूरा कंपोनेंट रिएक्ट की टर्म में किस टाइप का, नेक्स्ट.जेएस की टर्म में ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, क्लाइंट साइड कंपोनेंट। मगर ये पूरे पेज को रिएक्ट की टर्म में अगर बोला जाए तो फिर आप देखोगे इसकी ये डेफिनेशन आरएफसी, ठीक है ना। कि सर आपने रिएक्ट का आरएफसी यूज कर रखा है और नेक्स्ट.जेएस का क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर रखा है, ठीक है ना। तो ये हुआ, सेव किया, ब्राउजर में गए। अब मैं फिर से एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद ये एरर कुछ कुछ एरर चली गई मेरी, है ना, कुछ एरर चली गई। और यहाँ से मैंने रिमूव किया, यहाँ से मैं पूरी डिटेल्स फिल करता हूँ आपके सामने। ये मैंने a@gmail.com ए और मैंने अपना दिया और यहाँ पर साइन अप किया। जैसे ही मैं साइन अप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एक्सपेक्टेड ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड गॉट अ वैल्यू ऑफ, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है कि ऑन क्लिक को एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एक फंक्शन मिले। ऑन क्लिक को डिफाइन नहीं, यहाँ पर एरर देखो ना कि ऑन क्लिक को चाहिए कि भाई आप उसके अंदर किसी न किसी फंक्शन की कॉलिंग करवाओ, तो ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल लॉग में हाय हेलो की लिखने की बजाय आप किसी न किसी फंक्शन को कॉल करो। मैंने सेंड नाम के फंक्शन को कॉल करवाया, मैंने सेंड नाम के फंक्शन को कॉल करवाया, मैंने सेंड नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। क्या मैंने डिफाइन किया, नहीं। तो डिफाइन में ऊपर करूंगा, ऊपर मैं कहां पर कर सकता हूं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। अब मैं यहाँ पर रिएक्ट के अंदर मैं कुछ एरियाज बता रहा हूँ। ये फर्स्ट एरिया को बोलते हैं हुक्स एरिया, बोलते हैं क्या बोलते हैं, हुक्स एरिया। सेकंड एरिया को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन एरिया, क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन एरिया। और तीसरे को बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है ना। रिटर्न स्टेटमेंट की जगह रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है। अब सेंड नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं तो भाई डिफाइन करना जरूरी है। अब डिफाइन में यहां पर करूंगा, लेट सेंड इक्वल्स टू, let send equals to and this callback function notation. यस, एरो की मिसिंग, ठीक है। ये सेंड नाम का मैंने फंक्शन लिया और सेंड नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल करा, और देखते हैं यहाँ पर वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको मैंने क्लिक किया और
मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ से भी मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। Expected on click listener to be function instead got a return a string. So on click, एक मिनट, सो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मुझे यूज करना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने यूज किया, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने यूज किया, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने यूज किया, सेंड यूज किया है यहाँ पर, और यही सेंड फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। एंड देन सी, यस, ये देखो ये यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस यूज कर रखे हैं, और ये पर्टिकुलर फंक्शंस ऊपर डिफाइन कर रखे हैं। दिस इज हुक वेरिएबल, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज रिटर्न स्टेटमेंट एंड ऑन चेंज। सिमिलरली ऑन चेंज, सिमिलरली आई विल हैव ऑन क्लिक, एंड यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। सो a@gmail.com, ए और ये मैंने साइन अप किया इसको। तो यहाँ पर मेरे पास कंसोल लॉग नहीं आ रहा है। सो कंसोल लॉग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और पर्टिकुलर ये कॉल होना चाहिए था। सो लेट्स सी, ऑब्वियसली मैं एरर वाला सेक्शन देख रहा था, जबकि वो कंसोल पे इन्फो में लॉग हो गया, ठीक है ना। तो जस्ट आज इतना किया मैंने कि पर्टिकुलर फॉर्म्स की डिटेल्स भरी, साइन अप किया, ओके आ गया। मगर आप ओके तक मत करना उसको, ओके में आप पूरा पेलोड बना के डंप करवा देना कि सर हमने पूरा पेलोड यहाँ पर डंप करवा दिया, ठीक है ना। सो इतना हमने किया है इसको। हम धीरे धीरे अपना क्या प्रिपेयर करेंगे, पूरा का पूरा पेलोड प्रिपेयर करेंगे। उस पेलोड प्रिपेयर होने के बाद हम एपीआई को कॉल कर देंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें आगे चल के हम कौन सा वैलिडेशन करेंगे, क्लाइंट साइड वैलिडेशन ना, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। वो पूरा वैलिड होगा डाटा तभी हम एपीआई कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो ये चीजें हमें देखनी है। सो यहाँ पर हम गए गिट स्टेटस, और इसमें जितना भी मैंने कुछ किया है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। क्लोज किया मैंने, CLS किया, गिट स्टेटस, गिट एड डॉट, गिट कमिट, -m, गिट पुश ओरिजिन,